जी जनाब, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई कहानी क्या होती है हर कैरेक्टर के पीछे। यानी जो भी कोई मशीन में बटन दिया हुआ होता है ना, जैसे हम अगर कीबोर्ड की बात कर लें, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी। आप लोगों ने देखा होगा हर की के कोई ना कोई फंक्शनलिटी भी होती है। कोई सॉफ्टवेयर उस की को कैसे पिक करता है, सही है? उस कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम किसी भी की को कैसे पिक करता है। अब देखें क्लास, मैंने एक वेरिएबल लिया सी एच में, उस वेरिएबल का नाम क्या है? ए। ठीक है। और इसी तरीके से मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल करता हूं एक ब्रैकेट में इंटीजर और यहां पे लिखता हूं सी एच। अब इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग करना। कि अब जब मैं यहां पर अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, तो क्लास यहां पे देखेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यानी इसको रन करते हैं। अब मैंने करेक्टर लिया था ए, और इसने आउटपुट क्या मुझे दिया? क्या लिखा हुआ है भाई? 65। वाई? ये 65 क्या है, कोई बता सकता है? एनी आइडिया अबाउट इट? इसी तरीके से अगर मैं यहां पर सर ये बिट है सर की वैल्यू। चलो मैं यहां पर करेक्टर चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर कर देता हूं कैपिटल ए से स्मॉल ए। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है भाई? 97 है, तो दोनों ए। ये क्या फलसफा है भाई? वैल्यू की शायद। कैपेसिटी ऑफ कैरेक्टर? नो, इट्स एक कैरेक्टर है ये। जी, कोई कह रहा था वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू? इनको कहते हैं आस्की वैल्यू। ठीक है। हर कैरेक्टर, अब देखें क्लास, याद रखिएगा। अब मैं अगर यहां पर कैरेक्टर लेता हूं ना, कि कौन सा कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर की भी कोई ना कोई आस्की वैल्यू होगी, विच इज 35। अब कोई भी सिस्टम या हार्डवेयर इनको नहीं जानता। वो किसको जानता है? वो इनके आस्की कैरेक्टर को जानता है। सही है। किसी भी हार्डवेयर को ये नहीं पता होता कि भाई ये कैरेक्टर क्या है। वो एबीसीडी नहीं जानता। वो ये जानता है कि भाई किस कैरेक्टर का आस्की कोड क्या है। कि यानी अगर यहां पर मैंने कैरेक्टर ए लिखा है, तो ये ए को इसलिए प्रिंट करवाएगा कि भाई हमने यहां पर चेक कर लिया कि भाई कैरेक्टर हमारे पास ए है, उसको इंटीजर टाइप में चेंज करके हमने उस ए का आस्की कोड निकाल लिया। आस्की कैरेक्टर, आस्की वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये ए की वैल्यू है, लेकिन वो ए की वैल्यू से कोई नहीं समझेगा। आप ये बताएंगे उसको कि भाई ये इसकी आस्की वैल्यू है। ठीक है। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? क्लियर है सबको? अब इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाई कोई भी बी कैरेक्टर ले लेते हैं। अब ये कैपिटल बी क्या है? ये एक अलग कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये अपर केस कैरेक्टर है, तो इसके आस्की कोड 65 के बाद ए के बाद क्या होती है? 66। ए के बाद बी। ए कितना था? 65। और बी कितना है? 66। इसी तरीके से सी क्या होगा आपके हिसाब से? 67। सही है। इसी तरीके से ऑन वर्स 26 कैरेक्टर्स। अब इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि भाई अगर मेरे पास यहां पर स्मॉल बी होता, तो स्मॉल ए का क्या कैरेक्टर था? 97। तो इसका 98 होना चाहिए। 98। ठीक है। तो इसी तरीके से ऑनवर्ड्स 99, 100, 101, 102। अब सवाल आया कि भाई इसका यूज कहाँ होता है? भाई इसका यूज ही तो होता है आप जब कीबोर्ड में, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूं, सही है, तो मेरी मशीन जो है वो बी को नहीं जानती। जैसे मैं बी प्रेस करूंगा तो मशीन में इसका आस्की कोड जनरेट होगा। सही है। और जो सॉफ्टवेयर है वो इसके आस्की कोड को पिक करते आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये आस्की कोड की ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू पे ये कैरेक्टर बनता है, वो प्रिंट करवा देगा।
यहां यूज होता है भाई, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर की बात कर लें। अब अगर मैं चलो अब अगर मैं यहाँ पर 1 टू एटीएम की मशीन की बात करते हैं तो वहां पे 1 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, 0 भी होता है। तो भाई इन करेक्टर की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 की भी एक ASCII वैल्यू होगी, और 1 की वैल्यू है 49। अब ये 1 इटसेल्फ तो 1 है, लेकिन मशीन डायरेक्ट इस 1 को नहीं जानता। मशीन को 49 मिलेगा तो मशीन आपको प्रिंट करवा के देगी क्या, 1। ठीक है, नहीं भाई बाइनरी लैंग्वेज नहीं है ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं है। बाइनरी 49 को तुम 0101 में कन्वर्ट कर लो तो वो बाइनरी है। आपको डबल आईसीटी में आपके टीचर पढ़ाएंगे। डबल आईसीटी कौन सर, आजम साहब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल। यस सर। तो वो हाँ थ्योरी में पूछ रहा हूँ, बड़े नाइस टीचर हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ पढ़ने में ना। तो जो है ना वो आपको बताएंगे कन्वर्ट करना कि भाई 49 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2 की पावर रेस करेंगे, बेस को 2 बनाएंगे और समथिंग एल्स ये काम करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग 1 के बाद 0 की बात करें तो भाई 0 का भी कोई ना कोई ASCII कैरेक्टर होगा, 48। अब 48 किसका है, 0 का, 49 किसका है, 1। तो इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। अब आप पूछोगे भाई 24 का क्या होगा, तो मादरत के साथ 20 के मतलब 2 का एक अलग ASCII कोड और 4 का एक अलग ASCII कोड, और ये करेक्टर जो है वो कंटेन करेगा ओनली 1 वैल्यू, यानी 0 से लेकर 9, ए से लेकर जेड, स्मॉल ए से लेकर जेड, और स्पेशल करेक्टर। यानी हर की जो कि प्रिंट करती है कोई ना कोई आउटपुट, कीबोर्ड की हर की, कुछ कीज ऐसी होती हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूं ऑल्टर, तो ऑल्टर कुछ टाइप करती है नहीं, कंट्रोल कुछ टाइप करती है नहीं, ये फंक्शनल कीज होती हैं। ठीक है, और कुछ कीज ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ डिस्प्ले करती हैं, लाइक ए से लेकर जेड, 1 से लेकर 0 से लेकर 9, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो लेकिन क्लास याद रखिएगा कि आगे जाके आप लोग कुछ इंप्लीमेंटेशन ऐसी भी करोगे कि भाई अगर इस सेमेस्टर में नहीं तो अगले सेमेस्टर में जरूर करोगे कि भाई आप अपने सिस्टम में कौन सी कीज को अलाउ करना चाह रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म वैलिडेशन पे, कब कोई भी फॉर्म अगर आप लोग फिल करते हो तो कुछ वहां पे वैलिडेशन लगी हुई होती है। वैलिडेशन से क्या मुराद होती है, वैलिडेशन से मुराद ये होती है कि अगर आपसे मांगा जा रहा है आपका यूजर इनपुट या आपका फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, तो क्या 1 2 3 टाइप करोगे, नहीं करोगे। क्यों, 1 2 3 इज द रॉन्ग वैल्यू फॉर दैट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको कहते हैं वैलिडेशन। अगर आप लोगों से मांगे जा रहे हैं फोन नंबर, वहां पे आप अपना नाम प्रिंट कर रहे हो। कल ही एक मेम आई थी व्हाट्सएप पर कि भाई बच्चे से कहा फर्स्ट नेम, बच्चे से कहा उसका लास्ट नेम, नीचे कॉलम था उसका फादर का फोन नंबर का, फादर मोबाइल लिखा हुआ था ना, तो वहां पे लिखा हुआ था क्यों मोबाइल। आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी ने शेयर किया था, कोई स्टूडेंट था उसने वायरल शेयर किया हुआ था, देखा तो था। फादर मोबाइल में लिखा हुआ क्यों मोबाइल। तो भाई वो क्यों मोबाइल एक वैलिडेट एक रॉन्ग वैल्यू थी। मोबाइल का मतलब था उस वक्त कि भाई वहां पे मोबाइल का नंबर 03 समथिंग एल्स। ठीक है, इसको कहते हैं वैलिडेशन। तो वहां पे जो आपका सिस्टम समझ रहा होता है वो इन्हीं हर कैरेक्टर की ASCII कैरेक्टर को समझ रहा होता है। अब ये तो हमने चेक कर लिए कि भाई उनके ASCII कैरेक्टर जो कि कोई ना कोई प्रिंट करवाते हैं, लेकिन शिफ्ट, बैक स्पेस, सही है, इन सब के भी कुछ की इन्यूमरेशन होती हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करना की इन्यूमरेशंस, या बल्कि अगर हम लोग अभी कर लेते हैं तो यहां से भी हमें क्वाइट क्लियर हो जाएगा। की इन्यूमरेशंस, तो ये हमें जो है ना वो पूरा एक चार्ट दे देगा। ये देखें, अब ए का ASCII कोड हमारे पास क्या था, ये था। अब ए से बिलोंग हमारे पास जो कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती हैं, ऐड होती है, ऑल्टर होती है, एफ्स होती है, TTN होती है, जो भी कीज होती हैं उन सबके ये ASCII कोड दे रहा है। की इनोमिनेशन वैल्यू, ऑल्टर की इनोमिनेशन वैल्यू क्या है, 26, 21, 44।
इसी तरीके से बी से बिलोंग बैक स्पेस, ब्राउजर बैक, और इसी तरीके से बैक स्पेस भी आ जाएगा हमारे पास। ये वाला बैक स्पेस हमारे पास क्या है, ये 8 इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से कैंसिल, कैपिटल, कैप्स लॉक हमारे पास की होता है उसमें कीबोर्ड में, तो उसका की इनोवेशन। तो इसी तरीके से पूरा चार्ट है। इवन अब यहाँ पर आप देखें F1 से लेकर F10, F11, F12, F1, जितने भी F की सीरीज है हमारे पास, उन सब की ये की इन्यूमरेशन वैल्यू दे रहा है। ये चीज सबको क्लियर है भाई कि क्या कहानी चल रही होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाओ हमारे पास यहाँ पर कि भाई हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड लिटरल्स। अब क्लास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज के नाम से, और उसमें मैंने एज दे दी फॉर एग्जांपल 25, और इससे पहले एक और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, और उसमें मैंने वैल्यू दे दी ठीक है, ये वैल्यू दे दी ठीक है। और इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूं, मैं लिखता हूं नेम प्लस लिखता हूं एज। क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करते हो? सर एरर आएगा। ठीक है, यानी पहले मेरा नाम प्रिंट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी एज प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, बजाय डायरेक्टली अपनी दोनों वैल्यू को लिखने के, मैंने क्या कर लिया, उनको वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और वेरिएबल कॉल करवा लिए। ठीक है, और इस प्लस का मतलब तो आपको सबको समझ में आता है क्या होता है, कॉन्केटिनेट करना। लेकिन अगर हाँ, अब अगर मैं यहां पर अपना आउटपुट देखता हूं तो देखो मेरा नाम और ये एज आ गई जो भी रखी थी। अब इसी तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं 1 और यहां पर लिखता हूं 2, आउटपुट 3 आना चाहिए। जी जनाब, नहीं, प्लस कर रहा हूं ना, 1 और 2 को प्लस कर रहा हूं, 3 आएगा। 3 आएगा ना। कॉन्कैटिनेट तो वैल्यू इनकी प्रिंट। जी जनाब, क्या आएगा भाई, वोटिंग करो। 1 + 2 आएगा। 1 + 2 आएगा, क्यों आएगा भाई? पहले 1 प्रिंट होगा। 1 + 2 नहीं, 1 2 मतलब 1 2। सर पहले 1 प्रिंट होगा, फिर उसके हाँ। साथ 2 प्रिंट होगा। पहले 1 12 आएगा मेरा। भाई पहले चलो मुझे ये बताओ कौन कह रहा है कि ये आएगा 12, ठीक है, और हाँ कौन, 12 आएगा। ठीक है, और 12 कौन कह 12 रहा है, सर 12 आएगा, दोनों में गैप नहीं होगा तो 12 लगेगा ना। ठीक है, तो और 12 कौन लिखा कह रहा है कि ये 3 12 आएगा? आएगा, 12। 3 वाले कौन है मेरे साथ? सर 3 आएगा शायद। 3 वाले कौन कौन है भाई? मैं वो रेज हैंड करो भाई सब पार्टिसिपेंट लिस्ट में। अनस अब्दुल जब्बार, और कौन है भाई? चलो सही है, चलो गुफरान भी आ गया हमारे साथ। अच्छा भाई, अब क्लास यहाँ पे नोटिस करो भाई, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये है स्ट्रिंग वैल्यू जो है एज इट इज है, ये कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं है, ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है जो मर्ज होके 3 बना दे। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये नेम जो था इसको हम लोग अगर फॉर एग्जांपल num1 कर देते हैं, और ये जो है मेरे पास है num2, तो अब मैं अगर यहां पर लिखता हूं num1 + num2, तो ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि 1 में 2 प्लस हो जाएगा। क्यों भाई, इस चीज को समझो। कभी कभार मैं आप लोगों को गलत ऑप्शन दे सकता हूं, ये मत करना कि भाई सर कह रहे हैं तो गलत ही सही होगा, बिल्कुल नहीं, कोई सर कोई तुर्रम खान चीज नहीं होते, गलती हो सकती है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के सामने गलत ऑप्शन रखा था कि भाई मेरे साथ कौन कौन है, तो सबने हाथ उठा लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया करें, कॉन्सेप्ट देखा करें एक्चुअल है क्या है। स्ट्रिंग आप लोगों को बताया था, स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है एज इट इज होगा, जो कुछ डबल कोटेशन में है एज इट इज होगा,
जो कुछ हमारे पास डबल कोटेशन में वही होगा। अब इसी तरीके से 1 जो स्टोर है वो इसमें स्टोर है, 2 जो स्टोर है वो इसमें स्टोर है, इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 2। अब इस टाइम हर के, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा किसी और टाइप में, न्यूमेरिक वैल्यू में कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, जो के मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं। मैं उनके अलावा और कोई वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई करेक्टर वैल्यू, कोई जो है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यू हमेशा आपस में ज्वाइन होती हैं, सही है, वो मिलकर कोई दूसरी वैल्यू नहीं बना देती। तो इस टाइम क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसका आंसर आएगा 12, यानी 12 इन सेंस ये नहीं आएगा, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू 12 नहीं आएगी। तो 1 ज्वाइन हो गया 2 स्ट्रिंग के साथ, 1 ज्वाइन हो गया 2 स्ट्रिंग के साथ। ऑपरेंड होने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन की वजह से इसने लाइन ब्रेक कर दी। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोग जहन में रखें चीजें कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंडीशन में मैं गलत ऑप्शन दूंगा, आप लोग कंफ्यूज ना होना। अच्छा जी, अगली कहानी क्या आती है? अगली कहानी हमारे पास क्या आती है कि भाई फॉर एग्जांपल लैब नंबर 2 के बाद हम लोग आ जाते हैं ये हमारे पास लैब। तो इसमें यहाँ पर देखो आप लोगों ने कॉन्कैटिनेशन की डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अपेंडिंग वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के एंड से जोड़ने को हम लोग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और जोड़ने का तरीका, क्लास ध्यान में रखिएगा, जोड़ने का तरीका सिर्फ प्लस नहीं है कि भाई आप दो अलग अलग वैल्यू को प्लस करके जोड़ रहे हैं तो भाई ये हमारे पास जो है वो कॉन्कैटिनेशन हो गई, नहीं। एक तरीका है प्लस के दो अलग अलग टाइप को जोड़ने का। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से लेकर चलता हूं। देखें यहां पे हमसे मांग रहा है इंटर योर नेम, ठीक है। यहां पे हमने इंटर योर नेम कर दिया। हम चाह रहे हैं उसी लाइन पे मुझसे यूजर से इनपुट मांगे, तो मैंने यहां पर कंसोल डॉट राइट कर दिया। एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया नेम, और इसमें कंसोल डॉट रीड लाइन करके यूजर से इनपुट ले लिया। फिर इसी तरीके से दूसरा मैसेज मुझे मिले लेकिन उसी लाइन पे मिले, तो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट कर दिया। और इसमें मैंने कह दिया कि भाई मुझे दो इंटर योर फादर नेम, ठीक है, या बल्कि कह दो कि लास्ट नेम। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मेरे पास जब दो इनपुट लेने के बाद, चलो मैं इसमें यूजर से इनपुट ले लेता हूं, मैं कह देता हूं एल नेम लास्ट नेम, और इसको कह देता हूं फर्स्ट नेम, और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं एफ नेम, मीनिंगफुल नेम। अब इसमें भी यूजर से इनपुट करवा लिया, क्योंकि स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने डायरेक्ट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि C# बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लेता है। अब फाइनली मैं चाहता हूं कि भाई मुझे प्रिंट होके आ जाए, क्या क्या प्रिंट होके आ जाए, मेरा पूरा नाम प्रिंट होके आ जाए। तो मैं लिखता हूं यहां पर योर कंप्लीट नेम इज। अब एक तरीका क्या है मेरे पास कि मैं यहां पर प्लस लिखकर लिखूं एफ नेम, ये बात सबको पता है। फिर मैं दोबारा यहां पर अगर मैं चाहता हूं पूरा नाम, चलो इस तरीके से आ जाए, मैं चाहता हूं उसका पूरा नाम, तो मैं यहां पर एल नेम लिख देता हूं। ये बात तो सबको पता है कि भाई सब लोग इसी तरीके से करेंगे। लेकिन क्लास एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट आउटपुट। वो क्या होता है, अब मुझे यहां पर चाहिए नेम के बाद इसमें, चलो मैं पहले ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने की थी। मैंने यहाँ पे कर दिया एल नेम, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा कि सबसे पहले मुझसे मांगेगा मेरा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम मांग रहा है तो मैंने यहाँ पर लास्ट नेम भी दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो मुझसे कह रहा है कि योर कंप्लीट नेम इज सैयद अफान अहमद,
ठीक है। लेकिन अफान के बाद अहमद में इसने गैप नहीं दिया, क्योंकि जो मेरा लास्ट नेम था उसमें मैंने कोई गैप नहीं दिया था। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉन्कैटिनेट करके, दोबारा से कॉन्कैटिनेट करके एक स्पेस दे दूं सिंगल कोटेशन में, तो अब ये मेरे पास तमीज से मेरा नाम सही फॉर्मेट में प्रिंट करके देगा। वो क्या देगा, मैं दोबारा से वही नाम लिख देता हूँ, सैयद अफान, और उसके बाद लास्ट नेम में मैं कह देता हूँ अहमद। अब ये देखो मेरे पूरे नाम में जो है वो पूरी स्पेसिंग इसने करके दी है। ये बात क्लियर है। अब ये तो हमारे पास कॉन्केटिनेट करने का, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का पहला तरीकेकार है, जिसको हम लोग सिंपल कॉन्केटिनेशन कहते हैं। लेकिन भाई अब मैं कह रहा था कि भाई मेरे पास मुझे फॉर्मेट आउटपुट चाहिए, इसी तरीके से मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, बट मुझे फॉर्मेट आउटपुट चाहिए, फॉर्मेट आउटपुट के तरीके से। तो फॉर्मेट आउटपुट में आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देते हो। सही है। अब ये कर्ली ब्रैकेट क्यों आया, क्या आया, अभी बताते हैं इस पर। अभी मुझे सिर्फ अपने प्रोग्राम को रन करने दो। कर्ली ब्रैकेट आया। अब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज करोगे आप इस स्टेटमेंट में, उतने कर्ली ब्रैकेट आप यहां पे लगा दोगे। अब कितने यूजर से इनपुट लिए जा रहे हैं, 1 और 2, तो कितने कर्ली ब्रैकेट आने चाहिए, एक ये हो गया, और उसके बाद मैं स्पेस दे देता हूं और मैं यहां पर दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है। अब उसके बाद कॉमा, अब यहां पे प्लस नहीं आता। अब यहां पे मुझसे कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेट दे दिया आपने, अब ये कह रहा है कि अब आर्गुमेंट दो कि एक्चुअल इन ब्रैकेट में वैल्यू कहां से उठ के आएगी। तो हमने कह दिया कि भाई एक वैल्यू एफ नेम से आनी चाहिए, कॉमा के बाद हमने दूसरी वैल्यू एल नेम से आनी चाहिए। लेकिन अब इसको कैसे पता चलेगा कि एफ नेम इधर आएगा या एल नेम इधर आएगा। तो जहन में रखिएगा, हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और यहाँ पे लगाते हैं 1, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला पैरामीटर आएगा ना, पहला आर्गुमेंट, वो हमेशा 0 में आएगा। इसका सीक्वेंस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। और जो मेरे पास दूसरा आर्गुमेंट आएगा वो 1 में आएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल 3 से 4 5 वेरिएबल्स होते हैं मेरे पास, तो यकीनन उनकी कोई ना कोई सीक्वेंस होती। तो पहले कॉमा के बाद जब मैं जो भी वेरिएबल लिखता वो हमेशा 0 वाले में जाता। अब हो सकता था कि भाई मैं अपना नाम अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दूं, सेकंड नेम यहाँ पे लिख दूं, ये आपकी अपनी मर्जी है, कहीं भी लगाओ। लेकिन इस टाइम मेरे पास कंडीशन क्या है कि भाई दोनों आर्गुमेंट्स एक साथ लिखे हुए आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा अपना नाम दे देता हूँ सैयद, देन उसके बाद यहाँ पर दे देता है अहमद, सेम आउटपुट। अब मेरे पास कंडीशन ये हो सकती थी कि भाई मैंने यहाँ पर अपना जस्ट नाम ले लिया और दूसरे वेरिएबल में मैं कर देता हूं इसको इंटीजर एज। अब एज तो यकीनन किसी की ऐसी नहीं होगी ना कि भाई 2.5 4.5, एज हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो उसके लिए क्या कर लूंगा मैं कि भाई इंटीजर डॉट पार्ट्स कर लिया और उसमें यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है। अब मेरे पास ये वाला स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अब मैं चाहता हूं मेरे पास इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए कि भाई योर नेम इज, अब योर नेम इसके बाद योर नेम आना चाहिए। ठीक है। मैंने यहां पे लग दिया 0 एंड योर एज इज। अब उसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट आएगा उसमें मैं 1 लिखूंगा। मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉमा के बाद यहाँ पे लिखता हूं नेम, कॉमा के बाद यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम, कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं एज। ठीक है। और मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूं। अब मेरा प्रोग्राम यहां पर कंप्लीट है। ठीक है। अब मैं अपना आउटपुट को चेक कर लेता हूं।
ये मुझसे मेरा नाम मांग रहा है, मैंने अपना नाम दे दिया, और ये मुझसे मेरी एज मांग रहा है, मैंने यहाँ पर एज दे दी, फॉर एग्जांपल ये दे दी। अब यहाँ पर ये देखो, अब जो यूजर से इनपुट गया पहला, वो किस में गया, नेम में, और नेम में मैंने क्या लिखा था, नेम में मैंने लिखा था अफान। अब आप यहां पर देखो कि योर नेम, इसके बाद ये आ रहा है 0। अब और 1 में क्या आ रहा है, एज उठ के आ रहा है। तो आप यहां पे देखो योर नेम इज, यहां से नेम उठ के आ गया, एंड योर एज इज, ये मेरा स्ट्रिंग था बाकी, और स्ट्रिंग के बाद मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो रही है। एंटर में से लास्ट नेम आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैसेज मैंने चेंज नहीं किया, आप यहाँ पर मैसेज चेंज कर लो, नो इशू, एज। ठीक है, अब क्लास अगर मैं यहाँ पर ये करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 1 और इसको कर देता हूं 0, अब मुझे बताओ कि क्या कहानी होनी चाहिए। सर 1 में एज आ जाएगा और 0 में, हाँ, योर नेम इज 27 एंड योर एज इज, वो उल्टा हो जाएगा। हाँ सही है, ऑल्टरनेट हो जाएगा। अब सीक्वेंस समझ में आ रही है कि ये सीक्वेंस कांस्टेंट है, ये कंपाइलर जानता है कि भाई फॉर्मेट आउटपुट अगर आप लोग लगाओगे, अगर आपने यहाँ पर जितने उस स्टेटमेंट में जितने नंबर ऑफ कर्ली ब्रैकेट आएंगे उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे, ये बात तो तय है, ये कंपाइलर जानता है। लेकिन कंपाइलर सिर्फ ये जानता है कि भाई अगर जो ये वाला पहला आर्गुमेंट है ये हमेशा उस कर्ली ब्रैकेट में जाएगा जिसमें 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, जो पहला आर्गुमेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कंपाइलर जानता है कि जो पहला आर्गुमेंट है कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल है वो हमेशा उस कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, भले से आगे पीछे लिखा हुआ जिसमें 0 पुट होगा। तो अब यहां पर इसका आउटपुट आप लोग देखो, मैं यहां पर नेम में मैंने देता हूं अपना नेम, एज में मैंने देता हूं 26, एज मैंने दे दी। ठीक है, लेकिन अब क्लास यहां पर देखो कि कंपाइलर को पता है कि पहला आर्गुमेंट हमेशा 0 वाले में जाएगा। ठीक है, तो 0 वाले में क्या है कि योर एज इज, और नेम क्या है, योर एज इज अफान और योर नेम इज 26, नॉट मेक सेंस। फॉर्मेट आउटपुट समझ में आया भाई? कॉन्कैटिनेशन और फॉर्मेट आउटपुट में क्या डिफरेंस है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कोई सवाल कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर एंड फॉर्मेट आउटपुट, तो क्या बताओगे? कॉन्कैटिनेशन में सिंपल ये होता है कि आप उस मैसेज में क्या करो कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्कैटिनेशन करनी थी, मैं फॉर्मेट आउटपुट यूज नहीं कर रहा, अब यहां पर मुझे कॉन्कैटिनेशन कैसे करनी पड़ेगी? अब यहां पर मुझे क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल। अब नेम की जगह मेरे पास नेम आ जाए, तो अब मैं अगर यहाँ पे प्लस लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा नेम, तो ये तो प्लस नेम ही प्रिंट होगा मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई एज प्लस एज, तो ये तो प्लस एज ही प्रिंट होगा मेरे पास। अब मैंने यूजर से इनपुट तो दे दिया, लेकिन मेरे पास, चलो इसको चेक कर लेते हैं अभी। ये मैंने नेम दे दिया और ये मैंने एज दे दी, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि योर नेम इज प्लस नेम। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका तरीकाकार ये है कि आप जिस जगह कोई वेरिएबल प्लेस करना हो, अगर आप फॉर्मेट आउटपुट यूज नहीं कर रहे, तो आप सिंगल कोटेशन लगाओ और उसके अंदर प्लस का ऑपरेटर लगाओ। प्लस के बाद आप क्या करो, यहां पर ये नेम लिख दो, ठीक है, और उसके बाद दोबारा प्लस लगा दो। ठीक है, अब इसको कोई एतराज नहीं है। इसी तरीके से आप क्या करो कि जहां पे प्लेस करना है वहां पे डबल कोटेशन लगाओ और उसके बाद प्लस लगाओ और प्लस में अपने वेरिएबल को लिख दो यहाँ पर। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं कि क्या भाई मैं बात सही भी कह रहा हूँ या नहीं। सर एक बार फिर से समझा दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, नो इशू। तो फॉर एग्जांपल एज आ गई 25। अब यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट क्या है। देखो भाई, मैं आप लोगों से सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि भाई डिफरेंस क्या है कॉन्कैटिनेशन में। आप किसी भी, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन ये वेरिएबल में है। अब ये वेरिएबल और डायरेक्ट स्ट्रिंग में फर्क है। ठीक है, वैल्यू तो इसमें भी स्ट्रिंग है, बट अगर यहाँ पे देखो कि ये भी मेरा एक स्ट्रिंग है और उसके बाद मुझे एक इंटीजर टाइप वैल्यू उसके साथ जोड़नी है।
तो भाई हमें ये पता था कि भाई हम अगर अभी तक ये करते हुए आए कि फोर्स इक्वल टू एम ए निकालना था, तो फोर्स की वैल्यू फाइनली हमने क्या किया था, एंड में आके हम यहाँ पर प्लस लिखते थे और उस वेरिएबल का नाम लिखते थे, यही करते थे ना। लेकिन अब कंडीशन हमारे पास ये है कि कॉन्केटिनेशन का क्या तरीकेकार ऐसा है कि भाई अगर हमें कॉन्केटिनेशन करनी है किसी भी मिड ऑफ द स्ट्रिंग में, कि जैसे कि योर नेम इज, अब ये जो वेरिएबल है मुझे अगर यहाँ पे प्लेस करना है और ये वाला वेरिएबल मुझे एंड ऑफ द स्ट्रिंग प्लेस करना है, स्ट्रिंग के अंदर ही, आउटसाइड द स्ट्रिंग नहीं, तो उसका तरीकेकार क्या है, तो आप जहां पे प्लेस करना है आपने वहां पे डबल कोटेशन लगाओ, डबल कोटेशन के अंदर ये स्ट्रिंग लगाओ। अब ये ट्रीट करेगा ऐसे कि यहां से लेकर यहां तक के एक स्ट्रिंग है, उसके बाद आप एक वेरिएबल जोड़ लो नेम का, फिर उस वेरिएबल के साथ आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो दूसरे स्ट्रिंग को, दूसरा स्ट्रिंग कहां तक के, यहां तक के स्ट्रिंग है, और उसके बाद इसी स्ट्रिंग में हम ये जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या करो, इसको डबल कोटेशन लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ और प्लस के दरमियान लिखो एज। अब इसको कोई एतराज नहीं है। अब इसका सिनेरियो समझना, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रिंग हो गया, अब इस स्ट्रिंग के साथ आपने इस वेरिएबल को जोड़ा, इस स्ट्रिंग के साथ इस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर दिया, फिर क्या किया, इस वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट किया आपने बकिया स्ट्रिंग को, ठीक है, फिर इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट किया आपने ये वाले वेरिएबल को, ठीक है, और फिर आपका स्ट्रिंग कंटिन्यू। ये भी मेरे पास जो यहाँ पे ये स्पेस है ना, ये भी एक कैरेक्टर है, मैं स्पेस को खत्म कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग क्लोज हो गया। इज इट क्लियर? ये है कॉन्कैटिनेशन करने का तरीका मिड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट आउटपुट यूज करना है तो फॉर्मेट आउटपुट के लिए क्या यूज होंगे, कर्ली ब्रैकेट, और उसकी सीक्वेंस जहन में रखिएगा, ठीक है। मैं ये मैसेज दोबारा से फॉर्मेट आउटपुट से भी प्रिंट करवा देता हूं ताकि आप लोग के पास सेव हो जाए। मैं इसी को ही यहां से पूरे को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। योर नेम इज, इसके बाद यहां पर मुझे देना था नेम, मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, एंड योर एज इज, उसके बाद मुझे यहाँ पर देना था 1, तो कॉमा के बाद मैं चाहता हूं कि भाई नेम, यहाँ पर नेम आए क्योंकि 0 है, तो मैं पहला पैरामीटर में क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा। मैं चाहता हूं दूसरे वाले में क्या है मेरे पास, एज, तो मैं दूसरे वाले में एज दे दूंगा। तो कंपाइलर को पता है कि भाई जो पहला आर्गुमेंट होगा वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट 0 में जाएगा, तो 0 कहाँ पे है, तो हमेशा नेम की वैल्यू इस 0 में जाएगी, आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, मैं इसको ये नहीं कर सकता। अब इसका मतलब कंपाइलर पता है क्या समझेगा, इसका मतलब कंपाइलर ये समझेगा कि यहां पर 3 आर्गुमेंट हैं जबकि 2 हैं, ठीक है। इस वाले के लिए ये मांगेगा 0, इट विल गिव द एरर। मैं अगर इस इंस्ट्रक्शन को कमेंट करूं, ठीक है, और अपने प्रोग्राम को चलाऊं तो यहां पर देखना मेरे पास एरर आएगा। मैं यहां पर दे देता हूं अपना नाम और उसके बाद मैंने अपनी एज दे दी, तो अब यहां पर देखो मुझे एक्सेप्शन दे देगा, प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे देगा। इसको कहते हैं रन टाइम एरर। 2 टाइप के एरर होते हैं सी शार्प में, जहन में रखना, इस बात को नोट डाउन कर लो। एक होता है कंपाइल टाइम एरर और एक होता है रन टाइम एरर। अब यहाँ पे देखो, इंडेक्स 0 बेस मस्ट बी ग्रेटर देन द इक्वल टू 0 लेस देन साइज ऑफ द आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट आपने यहाँ पे 2 दी हुई है, तो उसका मतलब कि आपके पास इधर कर्ली ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए, आइदर 0 और आइदर 1। 1 और 2 का क्या मतलब है कि भाई 0 1 2 ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर 3 आर्गुमेंट होने चाहिए, आपने कम आर्गुमेंट दिए। ये फलसफे को भाई जहन में रखना, ये जो है ना बड़ा कीमती पॉइंट है ये, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट रहेगा इस सेशन को भी एंड होने में, तो इस सेशन के बाद आप लोग ब्रेक ले लेना, अभी ये 5 मिनट पूरे होने दो, हम अपनी छोटी मोटी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं तब तक, फिर आप लोग ब्रेक ले लेना नमाज का। अच्छा भाई, यहां तक के मुझे बताओ कि किसी बात में कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछो। सर वो एरर कौन कौन से होते हैं, एरर की टाइप्स?
दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर हमेशा याद रखिएगा आपका सिंटैक्स एरर होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई वेरिएबल का नाम गलत दे दिया, कोई कमांड ब्रेक कर दी, तो कंपाइल टाइम एरर कभी भी मुझे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, मुझे यहीं पे रोक देगा। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूंगा ना, या मैं अपने प्रोग्राम को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे रोक देगा। जब तक कि मैं इस एरर को फिक्स नहीं करूंगा तब तक कि ये मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा कि कंपाइल कर रहे हैं उस टाइम पे एरर आ रहा है, तो इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। और रन टाइम एरर क्या होता है कि जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया, अब रन टाइम एरर एक क्या हो सकता है, देखो अब यहाँ पर ये तो मेरे पास स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी लिखूंगा मेरे पास स्ट्रिंग है, लेकिन जो दूसरा यूजर इनपुट है ना उसकी टाइप क्या इंटीजर, लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ ABC, दिस इज कॉल्ड द रन टाइम एरर, कि मैंने ये एक्सेप्शन आ गई, इसको कहेंगे रन टाइम एरर, कि आपने वहां पर एज की जो डेटा टाइप है इंटीजर दी है, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहे हो, तो इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट इसने एरर दे दिया, ये एक्सेप्शन है मेरी, ये देखो ना सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, सही है। ये रन टाइम एरर है कि रन हो गया आपका प्रोग्राम लेकिन आपने रन टाइम पे कोई ना कोई बंद मार दिया, तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर। इज इट क्लियर और नॉट? भाई एक्नॉलेज कर दो भाई, ये तमाम Yes. चीजें जो है वो sir. नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा भाई। Knowledge. रन टाइम दोबारा बता दूं भाई, एक सवाल है जी जनाब, कोई और भी कुछ कह रहा था? सर जिस तरह आपने 0 और 1 को रिप्लेस किया था सेकंड लास्ट लाइन में, तो नेम और एज को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ये बिल्कुल कांस्टेंट कर रहेगा? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कंपाइलर सिर्फ ये जानता है कि भाई जो पहला आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू हमेशा भले से 0 इधर हो या 1 इधर हो तो हमेशा 0 में ही जाएगा, ओके जहां सर। पर 0 लगा हुआ हो, और ये दूसरी वैल्यू 1 पे जाएगी, फिर तीसरी वैल्यू 2 पे जाएगी, चौथी वैल्यू 3 पे जाएगी, तो 0 से सीक्वेंस स्टार्ट होगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की। ओके अच्छा रन टाइम दोबारा बता दूं भाई, रन टाइम इतना था कि आप देखो कंपाइल टाइम क्या था, वो एरर कि जो आपको प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, कंपाइलेशन के दौरान ही आपको रोक देगा कि भाई पहले इस एरर को फिक्स करो। तो कंपाइलर का क्या काम होता है, जब तक कि उसको पूरा प्रोग्राम सही नहीं मिलेगा तब तक कि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को चलाने नहीं देगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि एरर से पहले की तमाम इंस्ट्रक्शन को चला देगा, क्योंकि वो सही है, लाइन बाय लाइन वो चला देगा, जिस इंस्ट्रक्शन में एरर होगा उस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट आउट करके आपको रोक देगा। लेकिन कंपाइलर को जब तक कि पूरा प्रोग्राम सही नहीं मिलेगा, पूरा ओवरऑल ये वाला कंट्रोल ऑल पूरा अगर सही नहीं मिलेगा तब तक कि कंपाइलर आपको रोक देगा, भाई पहले एरर 100% इसको चाहिए, ठीक है। अब रन टाइम एरर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक रन टाइम की मिसाल मैंने यहाँ पे ये दी थी कि भाई अगर ये मेरे पास पहला इनपुट किस में जाएगा, नेम में जाएगा, इसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूं, ABC लिखूं, स्पेशल कैरेक्टर लिखूं, ऑल आर एक्सेप्टेबल, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एज, अब एज की टाइप क्या है इंटीजर, इंटीजर में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर आ सकते हैं और कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता है, इसमें ये भी अलाउ नहीं है, इसमें ये भी अलाउ नहीं है, इसमें सिर्फ 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अलाउ है सिर्फ, ठीक है, ये वाले कैरेक्टर अलाउ है। अब जब मैं इसको इंटर करूंगा तो ये आराम से मुझे जो है वो प्रिंट करके दे देगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रन टाइम पे कोई फॉर्मेटिंग एरर कर दूं कि भाई अब मुझसे यहाँ पर ABC नाम हो गया, अब यहाँ पे इसकी इंटीजर वैल्यू की जगह कोई मैंने स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, तो इट विल गिव द रन टाइम एरर। क्या आपने कंपाइल, आपका कोड बिल्कुल सही था लेकिन आपने रन टाइम पर आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। तो ठीक है क्लास, हमारे पास लेस देन अ मिनट, और होपफुली आपका भी सवाल आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे पास लेस देन अ मिनट मीटिंग रह गई है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोग ज्वाइन कीजिएगा मुझे 2:15 बजे, ठीक है जनाब।